दोस्तों आज जानेंगे हम लोग जो सीपीसी में वाद पत्र प्रस्तुत हो जाता है तो उसमें जब अमेंडमेंट की आवश्यकता पड़ती है, यानी वाद को निस्तारण में जब कठिनाइयाँ होने लगती है, वाद के निस्तारण में जो मूल रूप को परिवर्तन ना करके बल्कि उसमें कुछ अमेंडमेंट कर दिया जाए ताकि जो है दोनों पार्टी को जो न्याय के प्रति जो विश्वास है हमारी जुडिशरी की, उसको जो सुचारू रूप से चलाया जा सके। बस अमेंडमेंट उस आधार पर नहीं होना चाहिए जिस आधार पर डिफेंडेंट पार्टी या किसी भी पक्ष का जो है उसके साथ अन्याय ना हो। हर न्याय के लिए ही अमेंडमेंट किया जाता है। ये आर्डर नंबर 6 और रूल नंबर 17-18 में जो है अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जैसे कोई नेसेसरी पार्टी हो, अब उसको लिखना जो है भूल गए, अब वाद के निस्तारण में जो है समस्या आ रही है, तो इसके बारे में हमने कुछ नोट किया है दोस्तों, जो मैं दिखाना चाहता हूँ। आइए देखते हैं। दोस्तों जैसे हमने कहा कि निर्धारण होने में जो कठिनाई हो रही है आवश्यक है, इसीलिए अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ती है। वाद के निस्तारण में जब कठिनाई उत्पन्न होती है तो मूल रूप के परिवर्तन ना किया जाए। जो मूल रूप यानी कि जैसे मार्गेज का मामला है तो सेल डीड की पर ना लाया जाए। इसी तरीके से जब संशोधन की आवश्यकता पड़ती है तो विरोधी पक्षकार के बारे में जो सोचना चाहिए कि उसके साथ जो है अन्याय ना हो। फिर उसके बाद जो है नेसेसरी पार्टी होती है, नेसेसरी पार्टी को अगर छोड़ दिया जाता है तो उसे जो इम्प्लीकेशन कराया जाता है न्यायालय के द्वारा। फिर उसके बाद जो है डिटर्मिनेशन ऑफ सूट पक्षकारों के जो प्रश्न बने हैं उसका जवाब के निस्तारण में समस्या हो रही है, तो उसके लिए जो है अमेंडमेंट लागू होता है। फिर सब्सिक्वेंट इवेंट यानी पश्चातवर्ती घटनाएं, वाद प्रस्तुत होने के बाद की घटनाएं, तो न्यायालय के सम्मुख जो है जल्दी था उस समय जो है नहीं लाई गई, फिर उसके बाद जो है लाई गई। फिर उसके बाद विवाद जो ऐसा मतलब कि इनजस्टिस नहीं होना चाहिए कुल मिला जुला के। फिर उसके बाद जो है कब अमेंडमेंट जो है अलाउड नहीं होता है, जैसे दूसरे पक्षकार को जो है अगर उसके साथ अन्याय हो रहा है तो उसे जो है हम अमेंडमेंट नहीं कर सकते हैं। दूसरा है इसमें दोस्तों जो भी अमेंडमेंट किए जाएंगे तो उसमें जो है किसी दूसरे पक्षकार के लीगल राइट का वायलेशन नहीं होना चाहिए। और दूसरा जो एक टॉपिक है जो चौथे नंबर में था, उसमें ये है कि जो हमेशा बोनाफाइड के शक्ल में होना चाहिए। जैसे एक किराएदार है और एक मकान मालिक है। फर्स्ट फ्लोर पर कोई रहता है और किराएदार रहते हैं, सेकंड फ्लोर पर जो है उसके मकान मालिक रहते हैं। तो अब जो है मकान मालिक जो है अर्जेंट में कहें कि हमारे जो है इस मकान को खाली करना है, तो अब ये कहेंगे कि हमारे रहने के लिए नहीं है कमरा। अब वो डिफेंडेंट पार्टी कह देगा नहीं महोदय इनके रहने के लिए कमरा है, तो वो खाली नहीं करवा सकते हैं, अटेंडेंट में खाली नहीं करवा सकते हैं। जैसे शहर में अगर वो उसका घर है, कोई गांव में घर है, तो ये नहीं डिफेंडेंट पार्टी कर सकता है कि महोदय इसका जो गांव में घर है ये गांव में भी रह सकते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। जो एक शक्ल में जो बयान किया जाता है रीज़नेबल काज को देखते हुए, जो एक बोनाफाइड के फॉर्म में होना चाहिए। किसी को तंग करने के लिए जो है अमेंडमेंट नहीं लाया जा सकता है। कुल मिला जुला के दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो भी अमेंडमेंट लाया जाता है वो डिफेंडेंट पार्टी के साथ अन्याय ना हो और उसे तंग करने के लिए नहीं, यानी कि जो बातें कही जा रही हैं एक रीज़नेबल काज दिखाए, सफिशिएंट काज दिखाए, ये न्यायालय के पटल पे हम रखते हैं, तभी हमारा अमेंडमेंट माना जाएगा। यदि उसका उद्देश्य जो है दूसरी पार्टी को परेशान करना या जो है न्यायालय प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करना, ये अमेंडमेंट में सम्मिलित नहीं किया जाता है। यदि हम रीज़नेबल काज दिखाकर कोई अमेंडमेंट करना चाहते हैं तभी जो है अमेंडमेंट हो सकता है। अमेंडमेंट हमेशा बोनाफाइड फॉर्म में होना चाहिए, एक सुनने लायक होना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।